श्रमिकों का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज अगर मैं श्रमिकों की बात करूं, श्रमिक वे होते हैं जो अदृश्य नायक की तरह इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, चाहे वो विधानसभा के निर्माण की बात हो, सड़क पुल के निर्माण की बात हो, या बगल में हाईकोर्ट के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की बात हो। लेकिन जब हम उनकी सुविधा की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमें लगता है हमारे राज्य के पास उनके लिए कोई तैयारी नहीं। मैं बात कर रहा हूं हमारे दिहाड़ी मजदूरों की, सब्जी और फल विक्रेताओं की, और उन हजारों टेम्पो चालकों की जो बिना किसी छुट्टी या सामाजिक सुरक्षा के झारखंड की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है माननीय? वर्तमान में राज्य के श्रम कानूनों में इन ओपन मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी ढांचा मौजूद नहीं है। एक निर्माण श्रमिक या रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति जब सुबह घर से निकलता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि काम मिल भी जाए तो दुर्घटना की स्थिति में उसके पास ना तो बीमा है, ना इलाज के लिए ESI की सुविधा है, और ना ही बुढ़ापे के लिए PF का सहारा है। अतः मैं सरकार को स्पष्ट सुझाव देना चाहूंगा कि इन श्रमिकों को व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए एक यूनिक वर्कर ID प्रणाली लागू की जाए। यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान होगा। जितने भी असंगठित मजदूर, वेंडर और चालक इस ID के साथ उन्हें पंजीकृत किया जाए, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर, मैंने हर बार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभाग से सवाल किया, विभाग का उत्तर मिला। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना पर मंत्री महोदय का कोऑपरेट रहता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन मंत्री महोदय, आपके पास डेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो भी विभाग आपको डेटा देता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, क्योंकि आप कोरोना काल के आंकड़ों को निकालिए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे है? इतनी बड़ी असमानता कैसे? इतना बड़ा तालमेल का गड़बड़ी कैसे हो सकता है? अनुमानित 12 लाख हम लेकर आए थे, और अगर मान लिया जाए तो हमें लगता है 16 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, और विशेषकर क्योंकि आज एक ऐसे राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है, और उस राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा होना भी इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। अभी विजय कुमार महतो की मौत की जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं महोदय नियोजन की। अगर नियोजन की बात करें तो सबसे पहला बात, नियोजन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, और ये माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास नियोजन के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। और आज की बात करें, एक दिन पहले माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने भी सवाल किया था और जवाब मिला, लगभग 45% जो पद है वो आज भी रिक्त है। आज तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी बात, पहला तो नियोजन के मामले में सरकार काफी पीछे है, और जो अगर हम नियोजन कर भी रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस राज्य की निर्माण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि हम उस उद्देश्य से काफी भटक चुके हैं। इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना करेंगे, हमारे राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे। यहाँ तक युवाओं, नौजवानों, भाइयों की बात तो छोड़िए, आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहाँ की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं।
दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती है। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती है तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएसओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, किशम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातें यही नहीं रुक रही है। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का, क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16 हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। अगर